अस्सलाम वालेकुम। इट्स अली खान वाजिद लर्न विद जेमिनाई। सबसे मुश्किल चीज़ को इंशाल्लाह आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये आपकी पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन का मतलब क्या है? अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो पंक्चुएशन का मतलब है इट इज़ मेंट टू बी हाउ वी कम्युनिकेट, कि हम बात किस तरह करते हैं। अब उस बात करने में मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि आप कैसे हैं, तो ये ज़ाहिर सी बात है, कैसे का जो लफ्ज़ ये हमें बताता है कि मैं सवाल कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, अब जो कितनी बड़ी बिल्डिंग में जो मेरा अंदाज़ है बात करने का, पूछने का, वो हैरानियाँ है। तो इसका लुब्बे लुबाब क्या हुआ कि हमारा जो बातचीत करने का अंदाज़ है, वो अंदाज़ ही हमें बताता है कि मेरी उस बात में क्या कुछ सवाल है, क्या कोई हैरानगी है, क्या मैंने एक बात में कोई और बातें भी शामिल की हैं। तो इसको आसान तरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें कुछ रूल्स हैं। आपको पता है कि आपकी पंक्चुएशन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो आपका कॉमे का इस्तेमाल। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो कॉमा है COMM में, ये अक्सर बच्चों को COMA में ले जाते हैं, इनके सख्ते में ले जाता है। लेकिन होप सो इंशाल्लाह कि आज जिस तरह आसान तरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, ये आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। अब इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ द बेस्ट यूसेज ऑफ मार्क्स, यानी कि पंक्चुएशन used in writing their separate sentences and phrases to enable the readers to understand its proper best meaning। मतलब क्या है? जो एक फ़िक्रा आपको दिया गया है, उस फ़िक्रे में जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं, यानी कि आपका कॉमा है, आपका फुल स्टॉप है, आपका सवालिया निशान है, आपके ब्रैकेट्स हैं, यानी कि ये आपके कम से कम 11 ऐसे साइंस हैं। और उन सब में से जो ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है वो आपके कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं वो कॉमा करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसका आसान तरीन जो ट्रिक है वो भी समझाऊंगा कि कॉमा कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इनके रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मज़ीद हम आगे चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है पंक्चुएशन में, वो आपका जो कॉमा है जिसका मार्क पे ऊपर दिया हुआ है। इसकी 4 इकसाम है कॉमा की। सबसे पहले आपका लिस्टिंग कॉमा है, फिर जॉइनिंग कॉमा है, फिर गैपिंग कॉमा है, फिर आपका ब्रैकेटिंग कॉमा है। इस पेज पे मैं इसकी जो डेफिनीशन है वो यानी कि मैंने लिखी हैं, और नेक्स्ट पेज पे जो आपकी एग्जांपल्स होंगी उनको डिटेल में इंशाल्लाह आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो आपका कॉमे की टाइप है वो द लिस्टिंग कॉमा है। अब उसमें when we have a list of 2 or more things we use comma to split the items in the list। अब हमारे पास एक फ़िक्रा है कि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं। यानी कि मैं कहता हूँ कि मैं बाज़ार गया और मैंने बाज़ार से जाके एक कॉपी ख़रीदी, एक मैंने शार्पनर ख़रीदा, एक मैंने पॉइंटर ख़रीदा। जो 2 से ज़्यादा चीज़ों वाला फ़िक्रा होगा हम उसमें कॉमे का यूज़ करते हैं। स्प्लिट कहते हैं तकसीम करना ना, अलग अलग। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एक अलग चीज़ के बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमे का मतलब क्या है कि हम रुकते हैं किसी चीज़ पे। रुकते कब है? जब एक नई चीज़ शुरू हो जाती है। एक इसका ट्रिक क्या है कॉमे का, कि जब एक फ़िक्रे में हमारी बातचीत में जब नई थॉट आती है, ये ट्रिक है कॉमा लगाने का। जब मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अहमद एक अच्छा लड़का है, मुझे कल मिला था। अब अहमद जो मेन क्लॉज है वो तो मुझे कल मिला था, अच्छा लड़का है वो आपका नॉन एसेंशियल आइटम है। तो अब अहमद कॉमा हु इज़ ए गुड बॉय, मतलब कि जब आप एक चीज़ के बाद कोई नई थॉट पैदा करेंगे तो फिर उससे पहले हम कॉमा लगा देते हैं। ये इसका एक ट्रिक है। इसी तरह चीज़ों में नीचे एक एग्जांपल इस पेज पे इसकी लिखी हुई है, यानी कि अहमद पोजेसेस पेन, पॉइंटर एंड ए बाइंडर विद हिम। अब जो क्या पेन अलग चीज़ है, पॉइंटर अलग चीज़ है, और लास्ट में आपका बाइंडर अलग चीज़ है।
तो हमने इन लफ्ज़ों को, पेन को, पॉइंटर को हमने स्प्लिट किया, यानी कि अलग अलग किया। ये आपकी लिस्टिंग कॉमा की एग्जांपल थी। बाकी जितनी आपकी 3 टाइप्स हैं इनकी एग्जांपल्स आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड पे इंशाल्लाह मिलेंगी। अब जॉइनिंग कॉमा आपका क्या चीज़ है? इट इज़ यूज्ड टू जॉइन 2 कंप्लीट सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस, कि 2 अलग अलग फिक्रे हैं, जब हमने उनको एक बनाना है तो उनमें हम कॉमा लगा देंगे। एंड इट मस्ट बी फॉलोड बाय सूटेबल कनेक्टिंग वर्ड, लेकिन उसको जोड़ने वाला कम अज कम को उसमें एक प्रॉपर सूटेबल वर्ड होना चाहिए, जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। नेक्स्ट आपका है द गैपिंग कॉमा, टू शो दैट one or more words have been left out when the missing words already used earlier in the same sentence। यानी कि हमने पहले किसी एक चीज़ की बात कर दी, जब हमने नेक्स्ट किसी चीज़ की बात करनी है तो हमने उस बात को, उस अहम ख़ास बात को वहाँ पे हमने स्किप कर देना है। फिर आगे जाके हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, वो सेंटेंस में एक ऐसा खास वर्ड हम मेंशन करेंगे जो कि रेफर उस प्रीवियस को ही करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है द ब्रेकिंग कॉमा, इट इज़ यूज टू मार्क ऑफ ए वीक इंटरप्शन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि एक चीज़ जो हमने मौजू शुरू किया है उस पहले लफ्ज़ से हमें उस बात की समझ नहीं आती, फिर कॉमे के बाद हम उसकी डिटेल बताएंगे तो हम इसको कहते हैं ब्रेकिंग कॉमा। आगे इसके रूल्स हैं, जो रूल्स फॉर इट्स यूजेज ए कॉमा विद अ लिस्ट ऑफ थिंग्स आर्टिकल्स, a list that consists of more than 2 elements things articles। ये मैंने आपको पहले एग्जांपल इसकी कोट की है। अब नेक्स्ट जो चारों हैं इसकी एग्जांपल मज़ीद आपको आगे अलग अलग मिलेंगी। और आपने जो ज़हन में रखना है कि जो कॉमा है इसकी 4 टाइप्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का तो पता है कि कॉमा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि इसकी आगे एग्जाम भी हैं। सो होप्स हो कि आपको ये चीज़ आपके ज़हन में यकीनन रह जाएगी कि कॉमा है, उसकी आगे 4 टाइप्स भी हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल्स जब आपको दी जाएंगी, साथ आपको समझाया जाएगा, तो आपको बड़े अच्छे से इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब पहली जो टाइप है कॉमा की वो आपका लिस्टिंग कॉमा है। और मैंने कहा था जहाँ पे 2 से ज़्यादा अशिया हैं हम उनके दरमियान इस्तेमाल करते हैं, और ये जब एक नई थॉट पैदा होती है वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्जांपल्स आगे आएंगी तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स की, एलिमेंट्स की एग्जांपल है, आई वेंट टू द बुक शॉप टू बाय नोटबुक, एक चीज़ हो गई। उसके बाद कॉमा, फिर पेंसिल एक और चीज़ होगी, फिर उसके बाद कॉमा एंड शार्पनर, यानी कि मैं बाज़ार गया और मैंने एक कॉपी ख़रीदी, एक पेंसिल, और एक मैंने वो पेंसिल तराश खरीदा, यानी कि शार्पनर। नेक्स्ट आपका जी जॉइनिंग कॉमा। अब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसी थॉट है जिसके बाद प्रॉपर एक सूटेबल वर्ड हम ऐड करते हैं, और मैंने वहाँ पे सूटेबल वर्ड्स 3 लिखे थे, एंड है, और है, या बट है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे, अहमद इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक, अहमद वो एक नई मोटरसाइकिल वो ख़रीदने जा रहा है। एंड, जो एंड यहाँ पे है ये आपका सूटेबल वर्ड, एंड असलम इज एक्सपेक्टेड टू डू द सेम। अब यहाँ पे अल्फाज सारे वो नहीं है, लेकिन प्रॉपर थॉट क्या है, टू बाय, खरीदने वाली, यानी इज एक्सपेक्टेड, यानी कि वो एक लफ्ज़ चेंज किया गया है, लेकिन इट रेफर्स टू द प्रीवियस वर्ड टू बाय समथिंग लाइक बाइक, जो असल में वो भी एक बाइक खरीदने का इरादा रखता है। अब इसमें थॉट क्या है, बाइक का खरीदना, और सूटेबल वर्ड क्या है, वो एंड है, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है। नेक्स्ट आपका है गैपिंग कॉमा, ये आपका GAP गैप है, जिसको हम फासला कहते हैं, और अगर GAPE हो जाएगा तो फिर उसको कहते हैं, यानी कि चीखना, चिल्लाना, मुंह फाड़ कर बोलना, GAP, और ये फासले वाला है। इसका क्या है, अब इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में एक सेंस को जो कि लेफ्ट आउट कर दी जाती है, जो कि रह जाती है, हम उसकी जो रेपिटिशन है उसको अवॉइड करके दूसरे पार्ट में लिख देते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, उतारद है वो सबसे बड़ा सयारा है, एंड प्लूटो, और जो प्लूटो है द स्मॉलेस्ट। अब इसमें इज द जो है वो हमने सेकंड पार्ट में हमने वो उसको रिपीट नहीं किया, हमने स्किप कर दिया, लेकिन प्लूटो के बाद कॉमा लगा के हमने द स्मॉलेस्ट लिखा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, इज द स्मॉलेस्ट। तो ये वो चीज़ थी जो हमने रिपीट नहीं की, जिसे हम कहते हैं गैपिंग कॉमा। आगे आप कहते हैं ब्रेकिंग कॉमा।
अब ये क्या चीज़ है, जो हम चीज़ शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन देना, उसके बाद हम कॉमा लगाने के बाद एक नई चीज़ लिखने के बाद फिर कॉमे के बाद वो जो प्रीवियस हमने फिक्रा जिससे शुरू किया होता है उसकी थॉट को एक्सप्लेन करते हैं। इसे हम कहते हैं टू मार्क एडिशनल इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। दीज स्टडीज, यानी कि ये जो पढ़ाई है, इन स्पाइट ऑफ देयर शेयर्ड फोकस्ड ऑन लोकेलिटी। अब आगे ये थॉट आ रही है दीज स्टडीज की, वो क्या है, अप्रोच द टॉपिक फ्रॉम कंट्रास्टिंग परस्पेक्टिव, यानी कि वो जो एक तजाद परस्पेक्टिव है, एक एरिया अंडरस्टैंडिंग है, उससे मुख्तलिफ है। अब इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कौन है, यानी लोकेलिटी के बाद कॉमा लगाया, उसके बाद अप्रोच द टॉपिक फ्रॉम कंट्रास्टिंग परस्पेक्टिव। ये आपका जो सेंटेंस है, ये एग्जाम्पल आपके ब्रैकेटिंग कॉमा की, होप्स हो कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ गई हो। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो द सेकंड यूज ऑफ कॉमा है, ये इस्तेमाल कॉमा कहाँ पे होता है, अब मैंने आगे जितनी स्लाइड्स हैं आपकी आसानी के लिए वो अल्फाज लिख दिए हैं जिन लफ्ज़ों के बाद आपने कॉमा लगाना है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई आसान तरीका हो सकता है कि जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स बता दिए जाएं कि इन के बाद आपने कॉमा लगाना है। और बच्चों के लिए स्पेशली फर्स्ट ईयर में ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ बच्चों को कन्फ्यूज़ी लगती है वो यूज़ ऑफ पंक्चुएशन ही है। मैंने सर्टन वर्ड्स लिख दिए हैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए। वो अल्फाज क्या हैं, येस है, नो है, होवर है, वेल है। अब एग्जाम्पल क्या है, येस या नो वाइल रिस्पॉन्डिंग इज मेंट टू बी, किसी को जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना। व्हेन कम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड इज फॉलोड बाय सम मोर वर्ड्स। यस आए, नो, लेकिन उसको आगे अल्फाज भी होने चाहिए। वो क्या है, अब क्वेश्चन है डू यू नीड सम मनी, क्या आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, यस आई नीड। अब इस मतलब एक तो यस के बाद कॉमा, हाँ आई नहीं, मुझे ज़रूरत है। अब आपने जब इसका तर्जमा करना है लिखते वक्त किसी भी ट्रांसलेशन में, तो आपने लिखना है कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है। एक यस के बाद कॉमा लग गया जो मैंने सर्टन किया। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेंटेंस है डू यू हैव योर बर्थडे टुडे, क्या आज आपकी सालगिरह है, नो इसके बाद कॉमा लग गया, ऊपर मैंने वर्ड दिया हुआ टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरी सालगिरह नहीं है। वेल ठीक है, अच्छा, आई विल डू इट, मैं इसको कर लूँगा। हाउएवर ताहम, इट मे कॉज हार्मफुल टू यू, ये आपके नुकसानदेह हो सकता है। हाउएवर के बाद कॉमा समझाना मकसूद था। इसके बाद अगर बाकी सेंटेंस है तो कॉमा आएगा। दूसरा, जब आप किसी रिश्ते को, रिलेशन को, यानी पर्सन को एड्रेस करते हैं, उसके बाद हमारा कॉमा आता है। एग्जाम्पल मैंने दिया, ओ व्हेन इज फॉलोड बाय सम मोर वर्ड्स, आई एम मिस्टर स्टेवर्ट, एम आई के बाद, एम के बाद आपका पोस्ट ऑफ है, ये एम ए एम की कंट्रैक्शन है, ओ इसके बाद कॉमा, यस के बाद फुल स्टॉप है क्योंकि हमने ओ के बाद कॉमा लगा दिया है। आगे आपका सेंटेंस है नोमा रिप्रेस द स्माइल। होप्स हो कि आपको सर्टन वर्ड्स के बाद कॉमा लगाना इंशाल्लाह याद रह जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फ्रेज और क्लॉज में जो कॉमा इस्तेमाल करते हैं उसकी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, और नेक्स्ट मैंने आपकी आसानी के लिए वो जो क्लॉज है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद जो उसकी मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और उससे हट के जो आपकी डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आपकी आसानी के लिए वो मैंने यहाँ बनाई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेज और क्लॉज में हम कॉमा किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है दे इनफैक्ट हैड ऑलरेडी सॉल्व देयर मैटर पीसफुली। अब इसमें जो आपका इनफैक्ट है ये आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ट्रिक दिया था कि जब एक बात में एक नई सोच वो पैदा हो रही हो, हम उसके बाद भी कॉमा लगा देते हैं। ये आपका इनफैक्ट है, ये आपका नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हम इनको कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपकी प्रेपोजिटिव फ्रेज बतौर काम कर रहा है। इसके बाद आपके प्रोनाउन दे के बाद जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है उसके बाद कॉमा है, फिर इनफैक्ट के बाद कॉमा है। हाँ, अगर ये आपका दे हैड ऑलरेडी सॉल्व देयर मैटर पीसफुली इनफैक्ट ना होता तो फिर इसमें कोई कॉमा नहीं आना था। आप इनफैक्ट को एक नई थॉट कंसीडर कर लें, आसान ट्रिक समझने के लिए कि जहाँ कहीं भी एक नई सोच डेवलप होगी, एक नई सेंस पैदा किसी भी सेंटेंस में होगी,
वहाँ आपने इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हमारा कॉमा लग जाता है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सर्शन, जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना, स्ट्राइव करना, स्ट्रगल करना। वाज नेसेसरी फॉर हिम, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देयरफॉर ही डिड इट एट हिज बेस्ट, इसलिए उसने अपना पूरा जोर लगा के अपनी मेहनत की। अब आपका देयरफॉर है, देयरफॉर आपकी कंजक्टिव एडवर्ब आपका ये है, और ये देयरफॉर जो हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है एज ए रिज़ल्ट या एज ए कॉन्सिक्वेंस या हेंस के मीनिंग में आता है ये। और देयरफॉर के बाद अगर आपका ई ना हो, देयरफॉर यानी कि THEFO और फॉर अगर हो जाए तो इसके लिए हम इस्तेमाल जो चीज़ करते हैं इसका मतलब ये भी आपका एडवर्ब है, ये मीनिंग में स्टैंड करता है फॉर दैट या फॉर इट में। इससे हट के जो आपके मज़ीद कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं उनमें आपका होएवर है, मोर ओवर है, देयरफॉर है, दस है, कॉन्सिक्वेंटली है, फर्दर मोर है और अनफॉर्चुनेटली ये आपके कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। अच्छा, आगे आपका नेक्स्ट सेंटेंस है जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज का है। डिपेंडेंट क्लॉज मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसके बारे में डिटेल जानेंगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ कि डिपेंडेंट क्लॉज इज़ मेंट टू बी, जो अकेला अपने आप में खड़ी नहीं हो सकती ना, मीनिंगफुल यानी कि वो चीज़ नहीं दे सकती, सेंस नहीं, कंप्लीट थॉट नहीं दे सकती। और जो एंड टू मेक है वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज ड्यूली क्रिएटेड। ये आपका फर्स्ट ईयर में द रिवार्ड 6 लेसन है, उसमें से मैंने ये सेंटेंस लिया है। अब ये देखें आपके एक क्लॉज में दो इसके पार्ट हैं। एंड टू मेक ए वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ी लंबी कहानी का मुख्तसर करते हुए, यानी कि आपकी कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे हैं। जब तक आपका जो दूसरा पार्ट है इसको ऐड नहीं करेंगे ये आपका मीनिंगफुल एक सेंस नहीं देगा, थॉट नहीं देगा। और क्लॉज हम इसे ही कहते हैं जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। जबकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपकी होती है वो अपने पूरे माइनिंग दे देती है, भले आप उनको दो दो जो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं, पार्ट दिए हैं, हम उनको अलग अलग भी करते हैं, फिर वो मीनिंगफुल होती है। फिर क्या होता, पोस्ट ऑफ करेक्टर वाज ड्यूली, यानी कि वो जो दरबारी बाजीगर का ओहदा था फिर वो तख्लीक कर दिया गया था। ड्यूली कहते हैं कंप्लीटेड को। आगे आपका लफ्ज़ आपका है द नरेटेड इंसिडेंट वाज इन सेवरल वेज इनक्रेडिबल। और अगर इस सेंटेंस में इन सेवरल वे ना होता तो फिर तो कॉमे की गुंजाइश ही नहीं थी। इन सेवरल वे ये आपकी नई थॉट यहाँ पे एक जनरेट हुई है। और जो आपका सेवरल है ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है नंबर ऑफ पीपल या थिंग्स को, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं होती लेकिन कम से कम 2 से ज़्यादा ज़रूर होती हैं, यानी कि दैट इज़ लार्ज बट इज़ ग्रेटर दैन 2। अब मतलब क्या है कि अगर हमने एक सेंटेंस लिखा है उसमें एक नई थॉट बिल्ड होगी या क्रिएट होगी, जनरेट हुई है, तो हम उससे पहले भी कॉमा लगाएंगे। जो थॉट हमने दी हम उसके बाद भी कॉमा लगाएंगे। अगर ये इन सेवरल वे ना होता तो देन क्या इन सेवरल वेज अगर ना होता तो फिर ये कॉमे की ज़रूरत आपकी नहीं होना थी। होप्स हो कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद आपकी मेन क्लॉज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, दूसरी हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, उसकी जो नेक्स्ट स्लाइड पे जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। होप्स हो कि आपको इस स्लाइड की समझ आ गई हो। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लॉज है। व्हाट इज़ मेंट बाय क्लॉज, जिसकी डेफिनेशन पहले है अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक मजमुआ, दैट जो कि मेक्स अप ए सेंटेंस, जो कि एक जुमला बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इट माइट बेटर बी टेकन एज अ वर्ब एज वेल। यानी कि इसका मुख्तसर क्या है, वो ये है कि एक क्लॉज ऐसे अल्फाज का मजमू है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, हम उसको क्लॉज कहते हैं। और आगे मैंने इसकी यानी कि टाइप्स लिखी हैं। अब उस टाइप्स में सबसे पहले जो आपकी हैं, क्लॉज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 इसकी इकसाम होती हैं। एक आपकी मेन क्लॉज है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इट कैन स्टैंड अलोन एंड मेक्स कंप्लीट थॉट। अब इसमें जो असल चीज़ ये है कि उसमें एक फ़ाइल होगा और फेल होगा, सब्जेक्ट काम करने वाला होगा
और वर्ब फेल जिसे हम काम कहते हैं, दो चीज़ें उसमें होंगी। और ये अगर अकेला सब्जेक्ट और वर्ब भी हो जाए तो ये आपका एक मीनिंगफुल थॉट देगा। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे आपको आ जाएंगी तो बेहतर आपको समझ आ जाएगी। अब ज़हन में क्या रखना है कि जो आपकी क्लॉज है उसमें एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, और वो अकेला ही अपने लफ्ज़ों में पूरी एक थॉट देगी, पूरी सेंस देगी। डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज, सबसे पहली क्या है, आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ, बट आई इंजॉय स्विमिंग अलोन। चूँकि ये वाला है, ये जो सेंटेंस है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का है, और जैसे मैंने प्रीवियस कहा था कि अगर हम इन दोनों पार्ट को अगर हम कॉमा हटा दें, हम अगर अलग अलग भी बना के लिखेंगे तो ये अपने पूरे मीनिंग देगा। यानी कि मैं कहूँ आई नो हाउ टू, मैं तैरना जानता हूँ, बिल्कुल पूरा मीनिंग देता है। आई इंजॉय स्विमिंग अलोन, मैं अकेला तैरना वो पसंद करता हूँ, उससे मैं लुत्फ़, ये भी फिक्रा पूरा बन जाता है। नेक्स्ट दूसरा आपका है टुडे इज़ फ्राइडे, कि आज क्या, आज जुमे का दिन है, ये भी आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस है। अब दूसरा क्या, आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज या हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन पहले मैं पढ़ देता हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड ए सबॉर्डिनेट कंजंक्शन और ए रिलेटिव प्रोनाउन, इट कांट स्टैंड अलोन। अब इसमें जो मेजर जो एक एलिमेंट है जो कि समझने वाला है कि अगर हम क्लॉज बना के लिखेंगे, अगर हम उस क्लॉज को, क्लॉज इज मेंट टू बी, कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इट माइट नॉट बी हैविंग ए कॉमा और इट माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विद इट, अलग अलग करके लिखेंगे तो ये अपना मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। इनको इकट्ठा मिला के लिखेंगे तब ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, और जो आपका एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट के साथ मिलाएंगे तो वे कंप्लीट थॉट देगा, वरना कंप्लीट थॉट वो नहीं देगा। जैसे कि नीचे आपकी एग्जांपल्स हैं, आफ्टर वी वॉन द मैच, मैच जीतने के बाद अब मुझे बताएं इसकी कुछ सेंस बनती है, हमने क्या किया मैच जीतने के, हम घर चले गए, मस्जिद चले गए, खाना खाने चले, क्या हमने किया। जब तक आगे इसके बाद को और एक पार्ट इसका नहीं बनेगा, ये एक थॉट हमें नहीं देगा। थॉट क्या है, कॉमा लगा, वी एट डिलीशियस फूड, हमने बड़ा एक शानदार खाना खाया, मज़ेदार खाना खाया। अब ये यानी कि वी एट डिलीशियस फूड के बगैर जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये कोई मीनिंगफुल नहीं है, इसमें कोई थॉट नहीं है। इट इज़ मेंट टू बी दैट इट इज़ प्योरली अगेंस्ट द थॉट ऑफ एन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में क्या है कि अगर हम अलग भी पार्ट को कर दें देन भी वो मीनिंगफुल होगा, लेकिन अगर हम इन दोनों जो पार्ट अलग अलग हैं सेंटेंस के, अगर हम इन क्लॉज के अलग अलग करेंगे तो ये एक थॉट नहीं देगा, ये मीनिंगफुल नहीं होगा। हाँ, मीनिंगफुल कब होगा, जब ये इकट्ठा लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आफ्टर वी वॉन द मैच कॉमा वी एट डिलीशियस फूड। नेक्स्ट आपका है एवरीबॉडी, जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोज द मैन, वो कह रहे हैं कि हर बंदा द मैन, उस आदमी को जानता है। अब कौन से आदमी को जानता है, प्रॉब्लम तो बन गया ना। यानी कि जब तक हु स्ट्राइक्स हिम हार्ड, यानी कि जिसने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा था, जिससे उसने मारा था, उस बंदे को हर बंदा जानता था, उस आदमी को हर बंदा जानता था। अब जब तक हम इस कंप्लीट को नहीं सेंटेंस पढ़ेंगे तब तक ये जो पूरी क्लॉज है ये मीनिंगफुल थॉट नहीं देगी। एवरीबॉडी नोज द मैन, हर बंदा उस आदमी को जानता है। किस आदमी को जानता है, कौन सा आदमी, द क्वेश्चन अराइजेज ओवर देयर। जब तक हम ये साथ ऐड नहीं करेंगे हु स्ट्राइक्स हिम हार्ड, ये थॉट नहीं देगा। इसलिए ये पूरे का पूरी डिपेंडेंट क्लॉज है। जब तक हु स्ट्राइक्स हिम हार्ड अटैच नहीं करेंगे तब तक ये थॉट नहीं देगा। सो ये आपके डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉजेस की दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं। आगे इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे मतलूब क्लॉजेस कैप्शन नहीं है बल्कि पंक्चुएशन है, सो इतना ही काफ़ी इस कैप्शन के साथ है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो टू सेपरेट टैग क्वेश्चन और स्टेटमेंट हम वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। अब इसमें जो आपका टैग क्वेश्चन सबसे पहले उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट इज़ मेंट बाय टैग क्वेश्चन, कि आप पहले एक बयान जारी करते हैं, फिर उस बयान को आप सवालिया अंदाज में पूछते हैं।
एग्जाम्पल्स आर देयर, दे हैव लर्न देयर लेसन, वो अपना सबक याद कर चुके हैं। ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, और लर्न की V3 लर्नड है, उसके बाद कॉमा लगा, कॉमे के बाद फिर हैवंट दे, यानी क्या वो अपना सबक याद कर चुके हैं। ये वाला आपका टैग क्वेश्चन है। उसके बाद है द ट्रेन हैज रीच्ड एट द स्टेशन, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, रीच की थर्ड फॉर्म V3 रीच्ड है, और फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन है हैज इट, क्या ट्रेन वो पहुंच चुकी है स्टेशन पे। और दूसरी क्या है, जब कोई स्टेटमेंट आप देने जा रहे हो, वो स्टेटमेंट क्या है, ही इज़ ए खान, यानी कि वो कास्ट की बात है, शी, इसके बाद कॉमा है, उसके बाद प्रोनाउन, और वो क्या है ये आपकी स्टेटमेंट में शामिल है, उसके बाद कॉमा है। अब बलोच, ये उसकी कास्ट बाद में बयान की जा रही है। फिर आपका क्या है, यानी कि ही विल बी विक्टोरियस, यानी कि वो फातिहा होगा। यू, अब आप किसी को स्टेटमेंट आप बयान जारी कर रहे हैं, अब यू के बाद भी आपका कॉमा है। नेवर, भी तुम कभी भी फातिहा नहीं बन सकते। जब आपका टैग क्वेश्चन है या आपकी स्टेटमेंट है, उसके बाद भी हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ जी होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और ट्रिक है जो कि यूज़ ऑफ कॉमे का वो दिया गया है। ये आपके 7 ऐसे वर्ड्स हैं, वो जब किसी सेंटेंस में आ जाएंगे तो इनसे पहले आप कॉमा लगाएंगे। यूज कॉमा व्हेन दे आर जॉइंड बाय एनी ऑफ दीज 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएंगी उससे पहले एग्जैक्ट, यानी कि वो आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा आसान तरीका यूज़ ऑफ कॉमे का पंक्चुएशन को करने का, उसमें कॉमा आपका बड़ा एक मेजर एलिमेंट है, मेजर आपका रोल प्ले करता है आपके पंक्चुएशन में। और आपको जो कभी पंक्चुएशन आपके फर्स्ट ईयर में आती है 5 मार्क्स की, वो बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पंक्चुएशन है। और जो थोड़े से यानी कि एक ट्रिक बता दिए, कुछ सर्टन वर्ड्स दे दिए हैं, इससे ज़्यादा आसानी और नहीं हो सकती। आपके 15 आपके लेसन्स हैं आपके फर्स्ट ईयर की बुक के, और पेपर सेटर आपको कहीं से भी ये दे सकता है। और जो बच्चे हाई अचीवर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है। बाकी चीज़ें तो अक्सर बच्चे याद कर लेते हैं। जो हाई अचीवर्स हैं, जिन्होंने बोर्ड पोजीशंस को अपना टारगेट सेट किया होता है, यहाँ आके वो फिर मार खा जाते हैं। स्पेशली उनके लिए, ओवरऑल सब के लिए, इन जनरल सब के लिए, और स्पेसिफिकली उनके लिए जो कि अपने 5 मार्क्स को पूरे का पूरा वो ऑब्टेन हासिल करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। ये सर्टन रूल्स से ज़्यादा मैंने सर्टन वर्ड्स दिए हैं, इससे ज़्यादा आसानी मेरे लिहाज से तो नहीं हो सकती। तो बच्चों जी, आपके अल्फाज एंड, बट, फॉर, और, नार, सो, येट, अगर ये सेंटेंस में आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज में आ जाएं, यानी कि दे वर क्लेमिंग टू विन द मैच, यानी कि वो दावा कर रहे थे मैच जीतने का, बट द डिफीटिंग टीम कैप्टन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट, लेकिन जो हारने वाली टीम का कप्तान था उसने शिकस्त कबूल करने से इनकार कर। सबसे पहला रूल मैंने क्या कहा, इंडिपेंडेंट क्लॉज का, कि अलग अलग भी कर दें वो थॉट देगा। अगर आप बट को पीछे कर दें, दो अलग अलग कर दें, तो ये आपके मीनिंगफुल यानी कि थॉट देंगे। दे वर क्लेमिंग टू विन द मैच, यानी वो मैच जीतने का दावा कर रहे थे, बिल्कुल कंप्लीट थॉट है। बट को हटा दें, द डिफीटिंग टीम कैप्टन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, जो हारने वाले कप्तान था टीम का, वो बिल्कुल तैयार नहीं था हार को मानने के लिए। अब जब ये 7 आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस इंडिपेंडेंट क्लॉज में आ जाएंगी, उनसे पहले आपने कॉमा लगाना है। और दूसरी एग्जांपल आपकी ये, द टीचर सॉल्व द क्वेश्चन, कॉमा, यट द स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, कह रहे जो उस्ताद था उसने तो सवाल हल कर दिया था, अभी तक जो बच्चे थे वो मुकम्मल तौर पर उसको समझने में नाकाम थे। होप्स हो कि आपको ये ट्रिक भी समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और यानी कि स्लाइड है जो कि आपको ट्रिक देने जा रही है। वो कहाँ पे, आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लॉज फ्रेज आर द वर्ड्स दैट कम आफ्टर द मेन क्लॉज। वो अल्फाज कौन से हैं, वाइल है, व्हेन है, सिंस है, इफ़ है, बिकॉज है, एज है, ऑल्दो, आफ्टर है। एग्जाम्पल्स क्या है, वाइल आई वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, जबकि मैं मैदान में खेल रहा था। वाज, आई वाज प्ले आपका पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, हम जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। माई फादर केम देयर, जो मेन सेंस है माई फादर केम देयर, वो ये वाली सेंस है।
अब वाइल आई वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, इसके बाद कॉमा है, और आपकी जो मेन थॉट है वो बाद में है, यानी कि बाद वाले पार्ट से पहले आपने कॉमा लगाना है। बिकॉज ही लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक, क्योंकि उसकी जो एक किताब थी, टेक्स्ट बुक थी, वो गुम हो गई। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही कुड नॉट लर्न हिज लेसन, वो अपना सबक याद ना कर सके। इसमें एक और रूल भी है, लॉस्ट आपका ये V2 है। एक रूल ये भी ग्रामर में है, जब आपके एक पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो आपके सेकंड पार्ट में भी आपका V2 यानी कि जैसे कैन का कुड नॉट लगा हुआ है। तो देख लें, बिकॉज से सेंटेंस शुरू है, इसके बाद आपका कॉमा है, और जो आपकी मेन सेंस है वो आपके दूसरे पार्ट में है, ही कुड नॉट लर्न हिज लेसन। इसके बाद इफ़ यू आर फीलिंग अनवेल, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, यानी तुम अपने आप को बीमार तस्वर कर रहे हो, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जो नहीं टू कंसल्ट डॉक्टर, तो तुम्हें फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए, मशवरा करना। मेन थॉट दूसरे पार्ट में है, इससे पहले कॉमा। इट इज़ मेंट टू बी वंस अगेन, दिस इज द स्लाइड वेयर वंस अगेन आई हैव गिवन यू सम सर्टन वर्ड्स, व्हेन दे कम in a sentence, in a clause, then you need to put a comma after that part before the main clause. main clause main sense कौन सी है? पहले my father came दे रहा है, दूसरे में could not learn his lesson है, तीसरे में जो नहीं to consult a doctor। होप सो कि आपको इस स्लाइड की भी अच्छे से समझ आ गई। you just need to just learn the exact words। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और स्लाइड आपके यूज़ ऑफ कॉमा की है, जब किसी एक सेंटेंस में दो फ्रेजेस आ जाएं। द पैसेज वाज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, ट्रैक लंबा था, कोर्स लंबा था, कॉमा द रोड वाज रफ, और जो सड़क थी वो ख़राब थी, वो बुरी थी। इसमें कॉमे का यूज़ है। इट शावर्ड कैट्स एंड डॉग, यानी कि रेन हैवीली, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो फिर क्या हो गया, बारिश हुई, तो ये तो कुछ सेंस नहीं दे रहा। एंड फ्लड केम, और फिर सैलाब आ गया, इसके दरमियान भी हम कॉमा यूज़ करेंगे। उससे आगे आपका है जी टू सेपरेट ए डायरेक्ट स्पीच। इसमें सिर्फ यूज़ ऑफ कॉमा सिखा रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच में आपके इन्वर्टेड कॉमास का भी इस्तेमाल होता है, वो अलग से मैंने स्लाइड बनाई है इन्वर्टेड कॉमास की। सो आपने इस पर सिर्फ फोकस कॉमे पे करना है। जब कोई बंदा बात कह रहा होता है, सिर्फ हमने उस पर फोकस करना है। उसमें क्या है, द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा। जैसे मैंने शुरू में मैं बार बार कहे जा रहा हूँ कि ट्रिक ज़हन में रखना है कि जब एक नई थॉट पैदा होगी, उस नई थॉट होने से पहले आपने कॉमा लगा देना है। जैसे द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा, उस्ताद ने क्या कहा, अब कहने से पहले कॉमा, या जैसे कि सेड के बाद कॉमा है। नेक्स्ट आपका है कम हेयर, इधर आओ। आगे फिर पूरा एक थॉट चेंज हो गई है, सेड ही, कम हेयर, इधर आओ, किसने कहा, उसने कहा, ये थॉट चेंज हो गई, यानी एक नया सीन आ गया। कम हेयर के बाद भी कॉमा है और सेड ही के बाद भी आपका कॉमा है। और फिर नेक्स्ट हम कहाँ पे कॉमे का यूज़ करते हैं, टू सेपरेट द डेट फ्रॉम द ईयर, जब हम साल में से तारीख को चेंज करते हैं, या जब हम सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं और कम्प्लीमेंट्री क्लोज का इस्तेमाल करते हैं। ये हम अपने लेटर और एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं सैल्यूटेशन को। अब सबसे पहले इट वाज 8 अगस्त, अब 8 अगस्त के बाद कॉमा है, उसके बाद आपका साल शुरू हो गया, तो हमने साल को महीने अलग कर दिए, तो महीने के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। इसके बाद डियर मदर, ये आपकी सैल्यूटेशन है, हमने डियर के बाद मदर, कॉमा लगा दिया मदर के बाद। फिर आपका जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज्ड है, योर सिंसियरली, इसके बाद हमने कॉमा। यानी कीप इन माइंड यू जस्ट नीड टू पुट कॉमा टू सेपरेट द ईयर फ्रॉम द मंथ, and just to put comma after salutation and complimentary close। dear students, मैं यानी कि काफ़ी स्लाइड से ये कह रहा हूँ, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने एग्जांपल भी कोट की थी। यानी कि अहमद जो कि एक नेक आदमी है, मुझे का रास्ते में मिला, अहमद नेक आदमी है, असल तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यानी अहमद मुझे रास्ते में मिला, असल तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दरमियान में जो मैंने कहा था ना, वो नेक आदमी है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये जब कभी भी आती हैं हम उनसे पहले कॉमा लगाते हैं। और अब ये स्लाइड वो आ गई है जिसके बारे में मैं बार बार आपसे कह रहा था, यानी कि आफ्टर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, नॉन एसेंशियल मीन गैर ज़रूरी, एलिमेंट्स वो जो अशिया चीज़ें होती हैं। अहमद, अब ये देख के अहमद नाम है। अब असल बात क्या है, अहमद ये दरमियान वाला लाइस वाले पर छोड़ दें।
इज टेकिंग एन ओथ एज ए चीफ मिनिस्टर। खैर अहमद है वो बतौर वज़ीर आला वो हलफ ले रहा है। इज़ टेकिंग ओथ या प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस है। अब इसमें नॉन एसेंशियल एलिमेंट के अ नाइस फेलो जो कि एक अच्छा इंसान है। अब अहमद के बाद कॉमा है और जो आपका नॉन एसेंशियल एलिमेंट नाइस फेलो उसके बाद कॉमा है तो ये आपके कॉमे का यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। अब असल चीज़ क्या है, लॉस्ट द इलेक्शन, वो यानी कि अपना इलेक्शन हार गई। अब इसके दरमियान जो ग्रीन से मैंने लिखा है विच हैडंट हैड द मेजोरिटी, जिन पर अक्सरियत ना थी। अब ये आपके नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, एक इजाफी मालूमात हैं। इसीलिए जब हम किसी मेन बात को शुरू करते हैं, मेन बात के बाद जैसे कि मैंने पहले कहा था ट्रिक में कि नई थॉट आ जाएगी तो हम मेन बात के बाद कॉमा लगाएंगे, उस नई थॉट के बाद कॉमा लगाएंगे। इसी तरह रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बाद कॉमा विच हैडंट हैड द मेजोरिटी, जिसके पास अक्सरियत ना थी, लॉस्ट द इलेक्शन, वो इलेक्शन हार गए। अब नेक्स्ट रूल आपका क्या कॉमे लगाने का, टू शो कंट्रास्ट इन फ्रेजेस। कंट्रास्ट किसे कहते हैं, जो चीज़ें किसी एक से उलट होती हैं। जैसे हम एंटोनिम्स कहते हैं, लाइक अनलाइक है किसी चीज़ का उलट होना। अच्छा, मनी इज़ अ गुड सर्वेंट, यानी कि जो पैसा है वो एक अच्छी चीज़ है, बट ए बैड मास्टर, लेकिन ये आका बुरा है। यानी कि मुलाजम तो ये अच्छा है लेकिन आका, मतलब इसका सेंस इसकी क्या है। अब ये कंट्रास्ट है, गुड सर्वेंट है, मुलाजम तो अच्छा है लेकिन मालिक बुरा है। अब कंट्रास्ट क्या इसमें है, सर्वेंट का और मास्टर का, नौकर और मुलाजम का, गुड और बैड का। ये आपका कंपैरिजन नहीं है, ये आपका कंट्रास्ट है। नेक्स्ट आपका है द गोल्डन एज इज बिफोर अस नॉट बिहाइंड अस। कह रहे जो अच्छा दौर है, एज इज मेंट टू बी इरा, दौर जमाना, इस हमारे यानी कि सामने है, अभी आने वाला है। अब इसमें कंट्रास्ट क्या है, बिफोर का और बिहाइंड का, वो पीछे नहीं रह गया है बल्कि अभी आगे आने वाला है। और गोल्डन एज हमेशा कौन सी होती है, जिसमें अगर हम पूरी दुनिया के हवाले से बात करें तो वो गोल्डन एज होगी जिसमें जो मुआशरा है वो अच्छा हो जाए, उनमें अच्छी अकदार पनप पड़ें। अगर हम आसाइशों की बात करें, सहूलतों की बात करें, तो जैसे साइंस ने हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दी हैं, लेकिन उन आसानियों ने हमारे लिए मसाइल कितने पैदा कर दिए हैं वो सब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मिनटों का काम सेकंडों में होता है और दिनों का सफ़र घंटों में हो जाता है, लेकिन जो उसके नुकसानात हैं वो उतने ही ज़्यादा साथ हैं। अच्छा, आगे को है टू अवॉइड कन्फ्यूजन, किसी भी परेशानी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे परेशानी क्या है भी, एक बंदे की एक चीज़ है, उसने उस मेजर चीज़ का क्या किया, उसमें कन्फ्यूजन क्या है भी। हाँ, तुम्हारे पास एक गाड़ी है, अब वो गाड़ी क्या उस अकेले की है या उसके साथ बच्चे भी उसके वारिस हैं, या उसकी मिसिस उसकी वारिस है, या उसके भाई उसके वारिस हैं, ये आपकी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कैसे अवॉइड करते हैं, कॉमा लगा के। इस प्रॉपर्टी टू 50 lakhs वाज टू बी डिवाइडेड अमंग हिज। अब यहाँ पे जो 50 लाख की रकम है ये तो एक मेजर एलिमेंट है। अब वो रकम है किसकी, वो तकसीम किन में होना थी, उसके बेटों में, उसकी बेटियों में और उसके नेफ्यू में। इसी तरह अमंग हिज सन्स के बाद कॉमा और डॉटर्स के बाद कॉमा। ये कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। होप सो कि आपको ये सर्टन रूल्स की भी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब कॉमे के बाद जो सबसे ज़्यादा आपकी पंक्चुएशन में इस्तेमाल होने वाला साइन, सिंबल या मार्क्स है वो आपका कोटेशन मार्क है। इसको हम स्पीच मार्क भी कहते हैं, हम इसको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, वो जो डबल आपके कोटेशन मार्क हैं वो बरतानवी इस्तेमाल करते हैं, सिंगल जो कोटेशन मार्क है वो अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। अब इससे हट के थोड़ा सा मज़ीद आगे डिटेल में जाके समझाऊंगे इससे अलावा इसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ए डायरेक्ट स्पीच। जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से बात करता है, इट इज़ मेंट टू बी दैट द सेम स्पोकन वर्ड्स आर नरेटेड इन इट। जब एक बंदे की बात दूसरे बंदे को की जाती है तो वो आप उसमें बोलते वक्त, ख़त्म होते वक्त, शुरू आखिर में हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो कॉमास हम वो लगाते हैं शुरू में और लास्ट में भी।
दूसरा क्या है, टू मार्क अ सर्टन वर्ड और ए फ्रेज, जब हम मखसूस को लफ्ज़ या मखसूस फ्रेज हम बयान करें, दैट इज़ बीइंग कोटेड फ्राम अनदर प्लेस और पर्सन, जो कि किसी दूसरे बंदे ने इस्तेमाल की है, हम वहाँ पे भी ये वाले कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें एक सिंगल है और एक डबल कॉमा है। कोटेशन मार्क्स, रूल्स फॉर यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल जो मार्क कोटेशन है इन्वर्टेड कॉमा वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड इन क्वेट्स विद अ क्वेट, जब एक कोटेशन बयान की जा रही है और उसके अंदर एक और कोटेशन आ जाए, कोई और यानी कहना वर्ब आ जाए, तो वहाँ पे फिर हम सिंगल क्विट लगाएंगे, सिंगल कॉमा इन्वर्टेड लगाएंगे, फिर हम डबल नहीं लगाएंगे। इट इज़ व्हेन यू आर क्वेचिंग अ पर्सन हु इज़ क्वेचिंग अनदर पर्सन, एक बंदे ने जब किसी और बंदे की कोटेशन का हवाला दिया है, तो देन आप जब दूसरे बंदे की वो कोटेशन, जब पहला बंदा बात करेगा तो उसमें तो डबल कोटेशन मार्क आएंगे, दो यानी कि साइन इन्वर्टेड कॉमास होंगे, लेकिन वो जिस दूसरे बंदे की बयान करेगा उससे पहले फिर एक कॉमा आपका आएगा, वो दो फिर नहीं आएंगे। अब डियर स्टूडेंट, सिंगल जो कोटेशन मार्क है उसकी एग्जांपल क्या है, अ ग्रेट थिंकर टोल्ड अस, एक अजीम फिलासफर ने हमें बताया, व्हाट एवर। अब जो पहला फिलासफर है उसका जिक्र कर रहा है कि अब इससे पहले दो इन्वर्टेड कॉमास हैं, आई एम फीलिंग डाउन, अच्छा महसूस ना, अनवेल करना, आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हाट द पोएट रूमी सेड, कि जो शायर रूमी था उसने कहा था। अब जो पहला ग्रेट थिंकर है वो शायर रूमी का जिक्र कर रहा है, उसकी क्विट बयान करने लगा है, तो अब यू से पहले आपका सिंगल कोटेशन मार्क होगा, क्योंकि ये जो एक अजीम थिंकर है वो रूमी की जो क्विट है वो रेफर कर रहा है, इससे पहले यू से पहले आपका सिंगल क्विट मार्क है। यू आर नॉट वन ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द ओशन इन वन ड्रॉप, एक तो जो दो पार्ट अलग अलग आपके हैं, यू आर नॉट वन ड्रॉप इन द ओशन, ये आपका कॉमा है, अलग हो गया, यू आर द ओशन इन वन ड्रॉप। इसमें एक मैं फ़र्क बता दूं ओशन और सी में, ओशन कहते हैं बहर को, बहर कहते हैं बहुत बड़े समंदर को, और छोटा जो सी होता है उसको बहेरा कहते हैं। कह रहे यू आर नॉट ए वन ड्रॉप, कह रहे कि तुम एक कतरा नहीं हो बहुत बड़े बहर में, बल्कि तुम अपने आप में एक कतरे में होते हुए भी तुम बहुत बड़ा बहर हो, बहुत बड़ा समंदर हो। बस पूरे सीन में क्या समझ आई, समझ ये आई कि जब कोई बंदा दूसरे बंदे को बात करेगा डायरेक्ट स्पीच में, तो बात शुरू करते हुए भी दो इन्वर्टेड कॉमास हैं, बात ख़त्म होगी दो इन्वर्टेड कॉमा से ख़त्म होगी। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपका कहाँ लगेगा, जब एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे की कोटेशन बयान की है, जब पहले बंदे की कोटेशन बयान की जाएगी तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होगा, लेकिन जब वो किसी दूसरे की बयान करेगा तो उसकी क्विट वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो। होप सो आपको समझ आ गई हो। डियर स्टूडेंट्स, ये इसके बाद कॉमे के बाद जो सबसे ज़्यादा आपका जो पंक्चुएशन मार्क है जो इस्तेमाल होता है वो आपका इन्वर्टेड कॉमास हैं, जो कोटेशन मार्क के कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपके इन्वर्टेड कॉमास बड़ा आसान सा तरीका आपको समझाने जा रहा हूँ, बस आपने सिर्फ 5 सेकंड निकालने हैं ये सुनने के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह बड़े यकीन से कहता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास आप कभी भी गलत नहीं लगाओगे। जब एक बंदा जो बात कर रहा है उसकी पूरी बात को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, और जो बंदा बात कह रहा है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, ये ज़हन में रखना है। अब साथ एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, वो कह रहा है मे आई कम इन। अब सबसे पहले जो मे आपका मॉडल वर्ब है और ये बात क्वेश्चन से शुरू हो रही, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आस्क मिस्टर स्टेवर्ट, मिस्टर स्टेवर्ट के जो अल्फाज हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उसके अल्फाज क्या है, मे आई कम इन, ये आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखने हैं। और चूंकि जो आपकी जो स्टेटमेंट है वो सवालिया है, सो इसलिए इसके बाद आपने साइन ऑफ इंटेरोगेशन वो पुट कर देना है। आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने जवाब क्या दिया, अब उसका जवाब जो है वो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, यानी वो कह रही आई एम रादर बिजी, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। अब आए भी से पहले इन्वर्टेड कॉमास बिगिन है और बिजी पे उसका जवाब ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद भी आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं वो क्लोज हो जाएंगे। आगे फिर एक और यानी कि स्टेटमेंट है डायरेक्ट, डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, फिर यानी कि ये एक सवालिया फ़िक्र है, ये स्टार्ट आपकी डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास से डोंट से पहले लगेगा,
और जहाँ पे ये बात ख़त्म हो रही है व्हाट इट इज़, ये क्या है, सवालिया फ़िक्र है, पहले साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, उसके बाद फिर आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट वही रूल पुराना जो मैंने आपको मखसूस अल्फाज बताए थे, उनमें से एक लफ्ज़ अभी यहाँ पे आ गया होएवर। मैंने कहा था होएवर जब भी आए उसके बाद आपने कॉमा प्लेस करना है, कॉमा पुट करना है। अब जो आपकी डायरेक्ट स्पीच है, जब क्वेश्चन किया गया था, आर्थर ने सवाल किया था स्टेवर्ट से कि आप क्या हमें इस बारे में बताना पसंद करेंगे कि जिस तंजीम की आप नुमाइंदगी करते हैं वो क्या है, कौन सी है। उसके जवाब में उसने क्या जवाब दिया, तो उसने कहा था कि आई एम नॉट एट लिबर्टी एट ऑल टू टेल यू, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा था कि आई अश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। अब इसमें कॉमे का यूज़ दो जगह पे है, पहले डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा से शुरू है, हाउएवर मैंने आपको सर्टन वर्ड बताया था, उसके बाद कॉमा आई अश्योर यू। अब जो देखो दो अलग अलग थॉट है, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब एक नई सोच पैदा हो जाए उससे पहले भी आपको कॉमा हाउएवर ताहम। अब नई बात है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसके बाद भी आपका कॉमा है। नेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, यानी कि वो जो तंजीम जिसके साथ मैं काम करता हूँ वो बैनुल अक़वामी मेयार की है। अब डायरेक्ट स्पीच के हवाले से देखें तो इन्वर्टेड कॉमास बिगेन हाउएवर से हुए, ख़त्म स्कोप पे हो गया, वो हो गया। और दो कॉमास हमने कहाँ पे पुट किए, पहला हाउएवर वाला जो मैंने रूल बताया था, दूसरा आई अश्योर यू, एक नई थॉट पैदा होगी, इसके बाद भी कॉमा लग गया। स्टूडेंट्स ये बेहतरीन आसान तरीके से आपको ट्रिक के साथ मैं समझा रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट फिर देख लें, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्पीच आ गई। नॉनदलेस मैंने वर्ड बताए थे, नॉनदलेस इसके बाद कॉमा है, डायरेक्ट स्पीच है, तो आपका सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होगा। वो कह रहा है दैट इज़ द प्रपोजिशन, उसके बाद उसकी बात ख़त्म होगी, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, तो प्रपोजिशन के बाद भी आपके इन्वर्टेड कॉमास वो क्लोज हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से एक डायरेक्ट स्पीच शुरू हो रही है, वो जो लाइक हमें तो रिटर्न द बटन यूनिट, ये जब नॉर्मन ने उससे कहा था बटन यूनिट वाला, फिर डायरेक्ट स्पीच वाला सवालिया फ़िक्रा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। और जहाँ पे शुरू आपकी हो रही डायरेक्ट स्पीच उससे पहले वुड से पहले भी इन्वर्टेड कॉमास हैं, और जहाँ पे ये ख़त्म बात हो रही है उसके बाद भी आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं। जब कुछ सर्टन आपका आंस दिया जा रहा हो, हम तब भी वो चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, जैसे आपका गुड है या यस है, ऑल राइट बन जाएगा, तब भी यही जवाब है गुड, आपका फिक्र ख़त्म हो गया। ही सेड, उसने जवाब दिया। फिर आपकी फिर डायरेक्ट स्पीच शुरू हो रही है, आई एम ग्लैड यू डिड। अब ये कब की बात है, जब नोमा ने वो रूटीन से हट के सुबह जल्दी उठ गई थी, उसने बड़ा शानदार ब्रेकफास्ट बनाया था आर्थर के लिए, तो उसने यानी कि बड़े अजीब से लहजे में कहा था कि आज के ख़ास त्यौहार है। उसने कहा था कोई त्यौहार नहीं, उसने नागवारी का इजहार किया था। तब उसने कहा, आर्थर ने कहा था आई एम ग्लैड यू डिड, कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए सारा कुछ बनाया। तब ये इन्वर्टेड कॉमास में है, चूँकि डायरेक्ट स्पीच आपकी है, आई एम ग्लैड यू डिड ऐसा किया। शी रिफिल्ड द हिज कप, नॉर्मा ने उसका कप था वो दोबारा से चाय का भरा। फिर दोबारा से आपकी डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे शुरू हो रही है। ये आपके नज़रों के सामने वो डायरेक्ट स्पीच है जो कि है वांटेड टू शो यू आई एमंड। ये आपको याद है, ये जो डैश वाला निशान मैंने आपको बताया था कि ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, यानी कि जब कोई मिसिंग थॉट होती है और वो फिर आगे बयान करना अभी बाकी रहती है, तब ये वाली जो डैश है ये इस्तेमाल की जाती है। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, तब नोमा ने कहा था मैं तुम्हें ये दिखाना बतलाना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? उसके बाद शी शरक्ड, उसने अपने कंधे उचकाए। ये देख लें डायरेक्ट स्पीच के बाद आपका आई एम नॉट के बाद जो आपकी सेंस है वो कंप्लीट होती है, तो आपके इन्वर्टेड कॉमास भी यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका पांचवा सेंटेंस है माय डियर लेडी। मिस्टर स्टीवर्ट ने, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा माय डियर लेडी। ये जहाँ पे जाके आपका जो पहला लेसन है ये ख़त्म होने जा रहा होता है, जब आर्थर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तब यानी कि जब स्टीवर्ट उससे पूछता है डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है। माई से पहले इन्वर्टेड कॉमास होंगे, लेडी पे उसकी बात ख़त्म हो जाती है, इन्वर्टेड कॉमास आपके क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद डू से फिर मिस्टर स्टीवर्ट की जो एक स्टेटमेंट है, सवाल है, वो शुरू हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमास में है। ये चूँकि सवाल है, डू से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब आपका बतौर काम कर रहा है, तो सबसे पहले साइन ऑफ इंटरोगेशन है, फिर उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमास। ये ज़हन में रखना है, इन्वर्टेड कॉमास आपके
इस साइन के बाद आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, मिस्टर स्टेवर लुक्ड एम्बैरेस्ड, बड़ा परेशान दिखाई दिया, हक्का बक्का। फिर ये आपकी डायरेक्ट स्पीच शुरू हो रही है यहाँ से जी। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेड, उसने कहा मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं। जब पूछा गया था किस तंजीम को आप रिप्रेजेंट करते हो। डियर स्टूडेंट, इस सारे के सारे यानी कि स्लाइड में जो बुनियादी एक एलिमेंट है वो यही है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे से जो बात कर रहा है वो बात आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। जो बंदा बात कर रहा है उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, बल्कि उसकी बात को लिखना है। उसका जवाब है, उसका सवाल है, उसकी स्टेटमेंट है, वो सारी की सारी जो डायरेक्ट स्पीच में है वो आपके इन्वर्टेड कॉमास में आएगी। स्टूडेंट्स, ये अपने तरफ से मैंने आपको जो ट्रिक बता दिया है, जो रूल भी एक है, वो ऐसा अंदाज में कोशिश की आपको समझाने की। होप सो कि आपको समझ आई होगी। और जहाँ पे जो सर्टन रूल्स वर्ड्स बताए थे, हाउएवर था, नॉनदलेस था, ये भी आपको यकीनन याद होंगे। जब नई थॉट पैदा हुई होती होगी नंबर 2 पे, जैसे आई श्योर जो हाउएवर के बाद नई थॉट है, इसके बाद भी कॉमा है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो कि इस्तेमाल होता है पंक्चुएशन में, लेकिन बहुत ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है। इसको हम रफ़े फ़िजाया भी कहते हैं, हम इसको नारा भी कहते हैं। और ये मैंने एक दो सेंटेंसेस आपके क्लियरिंग इन द स्काई जो आपका लेसन नंबर 2 है फर्स्ट ईयर का, उसमें से लिए हैं। दिस इज़ द वे जैज सेट बाय फादर पॉइंटिंग विद हिज कैन अक्रॉस द डी वैली बिलो अस। नीचे मैंने सेंटेंस लिखा है ना, वो यानी कि जो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन वाला है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, इसके बाद मैंने वो साइन लगाया है। अब ये वाला साइन इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, मैंने सर्टन इसके रूल्स लिखे हैं यहाँ पे। जब जब किसी सेंटेंस में ये वाली थॉट, ये वाली सेंस आपको नज़र आएगी, तो उसके बाद आपने ये वाला जो मार्क है, जो साइन है, सिंबल है, ये आपने पुट कर देना है। दिस मार्क साइन इज नोन इनफॉर्मली एज बैंग और शरीक। बैंग कहते हैं ज़ोरदार आवाज़ को, धमाके को, या हम शरीक कहते हैं चीख पुकार को। इट इज यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस और ए शॉर्ट फ्रेज विच एक्सप्रेसिस, क्या एक्सप्रेस करती है, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, गुड और बैड, सरप्राइज, एक्साइटमेंट और डिलाइट, एंगर, फेयर और शॉक, and it tells the reader to add emphasis to a sentence. It also shows that a speaker is shouting, screaming or yelling. यानी कि हैरानगी के लिए ज़्यादा, दुख तकलीफ़ के लम्हात में हम बोलते हैं। जैसे मैं ये कह देता हूँ कि हाउ ह्यूज दिस बिल्डिंग इज़। अब इसमें मेरी हैरानगी है कि कितनी बड़ी ये इमारत है, इसके लास्ट में ये वाला साइन आएगा। जैसे जो आपका नंबर 2 पे आई वांट टू शो यू समथिंग यू हैवंट सीन फॉर मैनी ईयर्स, यहाँ पे एक हैरानगी वाला सिंबल है कि जो तुझे मैंने नहीं दिखाई थी, साल हो गए कुछ चीज़, मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ। तो ये वाला साइन है। ये जो मैंने सर्टन 6 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपने इन्हीं पे फोकस करना है। आगे डिटेल इंशाल्लाह मज़ीद इसकी हम करते हैं। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पीछे मैंने वो लाइंस लिखी थी, दुख वाली, परेशानी वाली, हैरानगी वाली, उसी के सेंटेंसेस बनाए हैं। सबसे ऊपर जो साइन है वो आपका हैरानगी वाला साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। सबसे पहले अलास, हम अलास कब बोलते हैं, जब हम किसी दुख की स्टेट में, हालत में होते हैं। अलास माई सन इज़ डेड, हाय अफसोस मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, हुर्रा फतह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वी हैव वन द मैच, यानी खुशी के साथ हम मैच जीत गए। वी हैव वन जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हा, ये खुशी के अल्फाज हैं। इसके बाद भी आपका ये साइन यूज़ होता है। व्हाट अ लवली सीन, यानी कि ये मेरा एक हैरानगी वाला साइन है, कितना शानदार, यानी कि ये वाला नज़ारा में जो लिव अलॉन्ग, ये दुआया फ़िक्रात में हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी एक इमेजिनेटिव थाट होती है, वुड दैट आई वर ए किंग, काश कि मैं एक बादशाह होता। एट द एंड ऑफ एन इम्पेरेटिव और फोर्सफुल अटरनेस, जब हम किसी चीज़ को बड़े एम्फेटिकली कहते हैं, ज़ोर दे के कहते हैं, जब हुक्म दे के कहते हैं। स्टॉप, हुक्म दिया मैंने, रुक जाओ। स्टे वेयर यू आर, तुम जहाँ कहीं हो। इसके बाद हमारा साइन है, स्टॉप के बाद हमारा साइन है। शॉर्टी डैड में वो उस पर चिल्लाया। देख लें, ये साइन ऑफ, ये आपके इन्वर्टेड कॉमर्स वाला है
कि जो स्टेटमेंट है उसके बाद ये वाला साइन है, जो ये बंदा कह रहा है उसके साथ ये साइन नहीं जुड़ा हुआ है, कीप इन माइंड। ये फिर एक और पुकार है, मर्सी मर्सी क्राइड, अहमद चिल्लाया कि खुदारा रहम करो रहम करो। अब अहमद चिल्लाया, अहमद ने चिल्लाते जो कहा उसके बाद साइन है, क्राइड अहमद के बाद ये साइन नहीं है। होप्स हो कि आपको इस एग्जाम्पल से बेहतर समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, ये आपका एक और साइन है पंक्चुएशन का, जो कि बच्चों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, चूँकि बहुत कम ऐसा होता है कि जो पेपर सेटर है वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे जिससे जाहिर ना हो रहा हो कि ये सवाल है। आम बोलचाल में तो ऐसा हो जाता है कि देखने में तो वो सवाल नहीं लगता लफ्ज़ों से, सिर्फ लहजे से। जैसे मैंने जो इसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन बताई थी, द वे वी कम्युनिकेट, कि हमारे बातचीत के अंदाज से पता चलता है कि मैं सवाल कर रहा हूँ या मेरी हैरानगी वाली चीज़ है। लफ्ज़ ऐसा सच नहीं बता रहे होते। इसमें मैं आपको जो पहला ही लफ्ज़ फिगर सेंटेंस लिखा है, जब उस पर जाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि मैंने क्या कहा था। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ ए डायरेक्ट, जब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तब उसके लास्ट में ये वाला साइन हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये दूसरी जो इसकी डेफिनीशन है, ये वही डेफिनीशन जो कि मैंने आपको बताई थी कि जब कोई बंदा लहजे में बात करता है, उस लहजे में वो सेंटेंस में ऐसा सच फ़िक्रा सवालिया शुरू नहीं हो रहा होता, लेकिन उसके अंदाज से वो सवाल लग रहा होता है, तब भी हम उस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन वो पुट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मिस्टर लुइस ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, आर्थर ने बड़ी शाइस्तगी से पूछा मिस्टर लुइस हो। अब ये देखो उसके लहजे से ऐसा लगा कि सवाल है, वरना अल्फाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सवाल कर रहा है, क्योंकि डू डज डिड हैव हैज़ हैड वो फिक्रे के शुरू में नहीं था, व्हाट वेयर व्हेन हाउ भी नहीं था। जिस तरह आगे फिर मोनेटरली शी चैलेंज, जब नोमा ने पूछा था क्या फ़ायदा है तो उसने कहा था मोनेटरली यानी कि पैसे, फाइनेंशियली तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। यानी कि ये एक अंदाज से पता चला सवाल का, लेकिन पेपर सेटर इस तरह के वैसी चीज़ें वो आपको पेपर में नहीं देता जिसमें बज़ाहिर नज़र ना आ रहा हो कि ये सेंटेंस वो इंटेरोगेटिव है। अच्छा, आगे नेक्स्ट आपका इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, भले तुम उस बंदे को जानते भी ना हो। अब ये आपकी ये डायरेक्ट स्पीच है, इसलिए ये इफ़ वाला फ़िक्रा ये मैंने आपको सर्टन रूल्स में भी बताया था कि जब ये वाले आए तो आपने इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करना है। यहाँ पे एक बार फिर वो चीज़ साबित हो गई, नोमा ने कहा। अब ये देखें इज़ वाला फ़िक्रा, ये अपने सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये फ़िक्रा इंटेरोगेटिव है। इज़ दिस अ प्रैक्टिकल जोक, आस्क्ड आर्थर ने पूछा क्या ये कोई अमली मजाक है। इसमें बच्चों को ऐसा कोई परेशानी नहीं होती। नीचे हु वाला फ़िक्रा आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जिससे बच्चों को परेशानी नहीं होती, चूँकि ये फ़िक्रा ये डायरेक्ट स्पीच है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होगा और फ़िक्रा हु से शुरू है। WH फैमिली का ये वर्ड है, इसलिए जब ये फ़िक्रा ख़त्म होगा हु डू यू रिप्रेजेंट। जब पूछा गया था तुम किन लोगों की नुमाइंदगी करते हो, किस फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की, तब नॉर्मन ने जब पूछा था तो ये फ़िक्रा अपने लफ्ज़ों से ही सवालिया लग रहा है। इस तरह फिर आपको ये इस पे साइन लगाने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। होप्स हो कि ये बड़ा आसान सा जो एक साइन मार्क है पंक्चुएशन का, ये आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा एक आसान सा यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रोफी है। ये मैंने साइन भी सिंबल भी लगाया हुआ है, ये मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है हम उनकी कंट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला फिक्र है टू शो एनी वन प्रॉपर्टी, ये अपोस्ट्रोफी उसको मलकी, अपोस्ट्रोफी इज मेंट टू बी का के की, ये लगाते हैं हम लिविंग थिंग्स के साथ। और जब हमने का के मीनिंग नॉन लिविंग का देना फिर हम ऑफ का यूज़ करते हैं। दिस पेन इज़ अहमद प्रॉपर्टी, जो अपोस्ट्रोफी एस जो अहमद वाला है ये का के मीनिंग में है, ये पोजेशन शो कर रहा है, ये अपोस्ट्रोफी एस है। इट इज़ अहमद्स कैब, ये भी पोजेशन शो कर रहा है। इसके बाद व्हेन एनी लेटर इज़ ओमिटेड, जब हम किसी लेटर को यानी कि एडिट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ये आपकी कंट्रैक्शन है। जैसे वी विल गो देयर, ये जो कंट्रैक्शन अपोस्ट्रोफी डबल एल है, इट इज़ फॉर विल। व्हाट इज़ इट, अपोस्ट्रोफी एस रेफर्स टू इज़। आरंट यू अफ्रेड ऑफ ए लाइन, ये जो एन के बाद अपोस्ट्रोफी टी है, ये एन ओ, ये ओ की कंट्रैक्शन है, ये नॉट है। ये बड़ा आसान सा है, ये बच्चों आपको पहले अच्छे तरीके से आता होगा।
लेकिन फिर मैंने ज़रूरी समझा चूँकि ये पंक्चुएशन के मार्क्स में शामिल है, सो मैंने इसको भी ऐड कर दिया इसमें। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी डैश है, ये मैंने लास्ट भी इधर स्लाइड एक आई थी तो मैंने बताया था, सिर्फ मैंने तब आपको इसका एक पर्पस बताया था। पंक्चुएशन मार्क में ऐसा ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ज़्यादा यूज़ कॉमे का है या इन्वर्टेड कॉमा उसके बाद आ जाता है। ये डैश मैंने तब बताया था, जब डैश आती है इट इज़ मेंट टू बी, जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके आने वाले सेंटेंस में फिर बताई जाती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसके मज़ीद 5 रूल्स बताए हैं कि कहाँ कहाँ पे डैश आए तो क्या क्या मीनिंग उसके देती हैं, यानी कि 5 ways to use dashes to indicate ranges with times and dates। यानी कि सबसे पहली मैंने एग्जांपल दिया वर्ल्ड वार सेकेंड रैन, यानी कि शुरू हुई थी 39 से कब तक रही थी 45 तक, इन दरम्यान हम डैश लगाएंगे उस टाइम स्पैन को वाज़ा करने के लिए, डेट को मेंशन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है टू डिवाइड द इक्वल पार्ट्स ऑफ ए 2 पार्ट एडजेक्टिव, यानी कि जो 2 हिस्से किसी भी यानी कि एडजेक्टिव के हैं उनको जाहिर करने के लिए हम, जैसे एग्जांपल आपके द न्यूयॉर्क फ्रांस फ़्लाइट, यानी कि न्यूयॉर्क से जो फ़्लाइट जहाज़ फ्रांस जाने वाला है वो कैंसिल हो गया है। अब न्यूयॉर्क के बाद जिस जगह पे जहाज़ ने जाना तो उनके दरमियान में आपकी डैश आ जा गई। दैन टू एक्सटेंड ए सेंटेंस, जब हम किसी सेंटेंस को प्रोलॉन्ग करने जा रहे होते हैं, प्रोनाउंसमेंट टू बी, जो बात हम कह रहे हैं, हम जब एक बार पाज लेते हैं, पाज लेने के बाद जो फिर हम दोबारा डिटेल बताते हैं उसका थीम, उसे हम कहते हैं टू एक्सटेंड अ सेंटेंस। इट डिपेंड्स वन थिंग, इस बात के अनुसार एक चीज़ पे, और वो चीज़ क्या है, लॉयल्टी। इससे पहले आपकी डैश आ जाएगी। इट नीड्स, क्या चाहिए है, वो ट्रस्ट चाहिए है किसी काम को बेहतर करने के लिए, इससे पहले डैश है। टू क्रेडिट ए कोटेशन, जब हमने ये बताना होता है कि ये वाली जो कोटेशन है ये किस थिंकर की है, फिलोसफर की है, उसके नाम से पहले भी हम डैश लगाते हैं। लव इज़ ए सीरियस मेंटल डिजीज़, कह रहे जो प्यार मोहब्बत है ये एक शदीद ज़हनी मर्ज़ है, बीमारी है, ये प्लेटो ने कहा था। उसके बाद है जी डैश कहाँ पे लगाते हैं, टू मार्क आफ्टर थॉट और क्लैरिफिकेशन, कह रहे इट डिपेंड्स, किस चीज़ पे निसार है जी, डैश एज माई टीचर यूज टू से, खाली जगह ऑन एक्सर्शन, जब कोई बात कहना होती है इट डिपेंड्स, फिर मैंने पाज ले लिया, मैं रुक गया, वहाँ पे डैश है। एज माई टीचर यूज, जैसे कि मेरा उस्ताद कहा करते थे, क्या कहा करते थे, ऑन एक्सर्शन, किस चीज़ पे, जद्दोजहद पे। तो ये आपके 5 रूल्स हैं जो डैश के मैंने बताए हैं, लेकिन ये आपके एज सच पंक्चुएशन मार्क्स के क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो कलेक्ट करनी चाहिए, गैदर करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका द यूज़ ऑफ हाइफन है, ये डैश से छोटा आपका पंक्चुएशन मार्क है। पेपर सेटर इस तरह के भी आपको सेंटेंस पंक्चुएशन में ना होने के बराबर देता है। अब ये है क्या, टू जॉइन कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, जो कि 2 मुरक्कब आपके अल्फाज होते हैं, यानी कि अगर हम उनको अलग अलग भी कर दें तब भी वो मीनिंग देते हैं आपके। जैसे पहली एग्जांपल है 37, 30 अलग लिखे 30 मीनिंग देता है, 7 अलग लिखे 7 मीनिंग देता है। उसके बाद स्ट्रीट आपका ये भी नाउन है। न्यूयॉर्क, ये हमारा आपका जो पहला लेसन है उसमें से ये वाला मैंने लाइन ली है। उसके बाद चेकआउट है, चेकआउट क्या आपका है, ये आपका हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड है। 37 भी आपका हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड है। चेकआउट क्या क्या, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपने किसी जहाज़ पे जाना होता है और आप अपने टिकट देते हैं, बोर्डिंग पास आपको मिल जाता है, उसको हम चेकआउट कहते हैं। उसके बाद फादर इन लॉ है, यानी कि जिसको हम ससुर कहते हैं, ये भी आपका हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड है। आगे नोट क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड की 3 इकसाम है। ओपन कंपाउंड वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल आपकी है ब्लैक आई, इसमें ये साथ साथ नहीं मिले हैं, इसमें हाइफन भी नहीं है, जो आपको ओपन कंपाउंड वर्ड है। सेल फोन है, कॉमन सेंस है। फिर आपके क्लोज कंपाउंड वर्ड है जो साथ साथ जुड़े होते हैं, लेकिन अगर अलग अलग कर दे तो अपने मीनिंग फिर भी जो पूरे लगते हैं। जैसे आपका फ्लावर पार्ट है, इसमें आप फूल सजा के रखते हैं। कीबोर्ड है, की अलग है, बोर्ड आपका अलग है, जो हमारा कंप्यूटर लैपटॉप वाला है, मोबाइल वाला है। नोटबुक है, नोट देख लें, बुक देख लें, दोनों अलग अलग मीनिंग देते हैं। बुक स्टोर है, अलग अलग लिख लें तब भी मीनिंग देगा। ये आपके क्लोज कंपाउंड वर्ड है। फिर आपके हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स हैं। सबसे पहले आपका क्या है जी, एम्प्टी हैंडेड, इसमें आपका हाइफन लगा है। फ्री फॉर ऑल है, हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड है। नो हाउ, ये आपका कंपाउंड वर्ड है।
डियर स्टूडेंट, ये आपके सिर्फ इल्म के लिए मैंने दिए हैं, पंक्चुएशन मार्क्स में चूँकि ये शामिल हैं। अदरवाइज पेपर सेटर ये ना होने के बराबर ये वाली पंक्चुएशन देता है आपको। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यूज़ ऑफ सेमी कॉलन है, ये मैंने सिंबल भी दिया आपको, डॉट है, नीचे आपका कॉमा लगा हुआ है, इसकी डिटेल भी नीचे दी है कि कहाँ कहाँ पे ये वाला सेमी कॉलन यूज़ होता है। पेपर सेटर भी ऐसे सेंटेंसेस ना होने के बराबर देता है जहाँ पे आपका सेमी कॉलन का यूज़ होता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सेमी कॉलन कैन बी यूज टू मर्ज, होता है आपस में मिक्स करना, मिलाना, टू सेंटेंसेस इनटू वन। जब यानी कि दो सेंटेंसेस से क्या मुराद है, यानी कि सेंटेंस एक ही है लेकिन अगर हम उनको अलग अलग कर दें तो अपने पूरे वो मीनिंग देगा, पूरी थॉट देगा। एग्जाम्पल्स देखना, नेवर इंटेंगल विद अ नोटोरियस मैन, किसी गंदे बंदे के साथ कभी भी ना उलझो, ही हैज़ नथिंग टू लूज, उसके पास तो यानी कि ज़ाया करने के लिए कुछ भी नहीं होता ना। इसी तरह मैन के बाद आपका सेमी कॉलन, डोंट मिक्स द फ्रेश एंड स्टॉल फूड, यानी कि जो ताज़ा फल हैं और जो बासी फल हैं इनको आपस में मत मिलाओ, इट विल बी रोट, यानी कि ये तो फिर गल सड़ जाएंगे। अब जी अगर अलग अलग लिखें दोनों तो अब भी पूरे मीनिंग देंगे, पूरी थॉट देंगे। अब जब दोनों को मिला के हमने एक सेंटेंस बनाया है तो पहले पार्ट में एक थॉट है, उसके बाद आपका सेमी कॉलन है, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमने बाद में लिख देना है। इट इज़ मेंट टू बी कि जो बात स्टेटमेंट है उसके बाद सेमी कॉलन है, उसके बाद उसका रिजल्ट है, जैसे कि आपके दोनों फिकरात में नज़र आ रहा है। पहले में क्या है, स्टेटमेंट क्या है, भी कभी भी किसी बुरे आदमी के साथ मत उलझोगे तो क्या होगा, ही हैज़ नथिंग टू लूज, उसके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ये उसका रिजल्ट है। नेक्स्ट है डोंट मिक्स द फ्रेश एंड स्टॉल फूड, यानी गंदा और ताज़ा जो फल हैं उनको मत आपस में मिलाओगे तो क्या होगा, इट विल बी रोट, यानी कि वो गल सड़ जाएंगे, जी इसका रिजल्ट है। उसके बाद दूसरा यूज़ आपका सेमी कॉलन का क्या है, टू रिप्लेस ए पीरियड, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। रिलेटेड सेंटेंसेस व्हेन द सेकंड सेंटेंस स्टार्ट, जब यानी कि किसी कंजंक्शन से शुरू हो रहा हो दूसरा सेंटेंस, या एडवर्ब से या ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन से शुरू हो रहा हो, वहाँ पे हम सेमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं। और ये देख लें, फिर मैंने एक बार आपको सर्टन वर्ड्स दे दिए हैं, अगर ये अल्फाज आ जाएंगे तो आपने इनसे पहले सेमी कॉलन लगाना है। नेक्स्ट पेज पे मैंने इनकी डिटेल दी है कि दैट इज़ का क्या मतलब है, बिसाइड का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग का क्या मतलब है, फर्दर मोर का क्या मतलब है, अदरवाइज को, हायवर का, दस का, देयरफॉर का, इन डिटेल में। फिर ये देयरफॉर तो मैंने खैर पहले भी बताया था, नेक्स्ट मज़ीद आपको इसकी डिटेल दूंगा। होप्स हो कि आप कितनी समझ आ गई होगी कहाँ कहाँ सेमी कॉलन का यूज़ होना है। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स, जो वर्ड्स मैंने पीछे बताए थे उनके बारे में जो डिटेल्स हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय फर्दर मोर, इट गिव्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और ओपिनियन दैट एड्स टू और सपोर्ट्स द प्रीवियस वन, मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो पीछे बात की गई है, जो उसको सपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा जो अल्फाज मैंने पीछे दिए थे उनसे पहले आपने सेमी कॉलन लगाना है। पुट ए सेमी कॉलन बिफोर द ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन एंड ए कॉमा आफ्टर द ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन, यानी कि जहाँ पे वो अल्फाज आएंगे आगे एग्जाम्पल पे मैं मज़ीद आपको समझा दूंगा कि क्या करना है। कह रहे ऑलवेज कंप्लीट इज वर्क ऑन टाइम, फर्दर मोर। अब ये देख लें, फर्दर मोर से पहले आपका क्या है, सेमी को, उसके बाद आपका कॉमा है। हिज वर्क इज़ एक्सीलेंट, कह रहा है वो हमेशा अपना काम वक्त पर मुकम्मल करता है, मज़ीद बरा उसका काम जो होता है हमेशा से बड़ा शानदार होता है। वी प्लान टू स्टे फॉर अनदर ईयर, हाउएवर अहमद इज़ लिविंग नाउ। अब ये देख लें कि आपका हाउएवर पीछे वर्ड था, उससे पहले सेमी को, उसके बाद आपका कॉमा है। और आपको याद हो को हाउएवर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इसके फौरी बाद कॉमा आता है। और ये मैंने आपकी पहली दूसरी स्लाइड में ये वाली चीज़ आपको बताई थी। आगे यू गेट इमीडिएट एक्सेस व्हेन यू परचेज एन ऑनलाइन कोर्स, देयरफॉर आ गया, उससे पहले आपका सेमी कॉलन है और देयरफॉर के बाद आपका कॉमा है। यू कैन स्टार्ट टुडे। स्विमिंग इज अगेंस्ट द रूल्स, मोर ओवर पीछे लफ्ज़ है, इससे पहले सेमी कॉलन है और मोर ओवर के बाद आपका कॉमा। इट्स डेंजरस। बच्चों सर्टन रूल्स बताए हैं, रूल्स नहीं बल्कि वर्ड्स बताए हैं, किन वर्ड्स के पहले और बाद में सेमी कॉलन और कॉलन आना है। सिर्फ आपने अल्फाज याद करने हैं और आप इंशाल्लाह ये आपके जो 5 मार्क्स हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह पक्के हैं इंशाल्लाह। और दूसरा, आपको जब कभी भी आप सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना चाहेंगे उसमें कहाँ कहाँ पंक्चुएशन मार्क्स आपका लगाते हैं वो भी इंशाल्लाह आप बेहतरीन तरीके से लगाया करेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो द सेकंड यूज ऑफ कॉमा है, ये इस्तेमाल कॉमा कहाँ पे होता है, अब मैंने आगे जितनी स्लाइड्स हैं आपकी आसानी के लिए वो अल्फाज लिख दिए हैं जिन लफ्ज़ों के बाद आपने कॉमा लगाना है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई आसान तरीका हो सकता है कि जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स बता दिए जाएं कि इन के बाद आपने कॉमा लगाना है। और बच्चों के लिए स्पेशली फर्स्ट ईयर में ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ बच्चों को कन्फ्यूज़ी लगती है वो यूज़ ऑफ पंक्चुएशन ही है। मैंने सर्टन वर्ड्स लिख दिए हैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए। वो अल्फाज क्या हैं? येस है, नो है, होवर है, वेल है। अब एग्जाम्पल क्या है? येस या नो। वाइल रिस्पॉन्डिंग इज मेंट टू बी, किसी को जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना। व्हेन कम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड इज फॉलोड बाय सम मोर वर्ड्स। येस आए, नो, लेकिन उसको आगे अल्फाज भी होने चाहिए। वो क्या है? अब क्वेश्चन है, डू यू नीड सम मनी, क्या आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है? येस आई नीड। अब इस मतलब एक तो येस के बाद कॉमा, हाँ आई नहीं, मुझे ज़रूरत है। अब आपने जब इसका तर्जमा करना है लिखते वक्त किसी भी ट्रांसलेशन में, तो आपने लिखना है कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है। एक येस के बाद कॉमा लग गया जो मैंने सर्टन किया। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, डू यू हैव योर बर्थडे टुडे, क्या आज आपकी सालगिरह है? डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यूज़ ऑफ कॉलन है। कॉलन आपके 2 डॉट होते हैं ऊपर और नीचे, ये सामने आपकी स्क्रीन पे भी मैंने ये मेंशन किए हुए हैं। अब कॉलन है क्या? इट इज़ ए पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू इंट्रोड्यूस आर पॉइंट्स टू अदर डायरेक्टली रिलेटेड टेक्स्ट। कॉलन्स कम्स आफ्टर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके बाद में आते हैं। दे कांट स्प्लिट ए नाउन फ्रॉम ए वर्ब, यानी कि वो एक वर्ब को नाउन से वो अलग तोड़ते नहीं है, नहीं तोड़ सकते। एंड दे कांट ब्रेक अप ए फ्रेज और ए क्लॉज, फ्रेज क्लास को भी नहीं तोड़ सकते। हाउएवर ताहम द वर्ड्स आफ्टर ए कॉलन कैन बी। अब इस कॉलन के बाद कौन से सेंटेंसेस वर्ड्स हो सकते हैं? कंप्लीट थॉट हो सकती है, थॉट इनकम्प्लीट भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, और इवन ए सिंगल वर्ड भी हो सकता है। अब जब इसकी आगे एग्जांपल अगली स्लाइड पे दूंगा तो फिर आपको इसकी इंशाल्लाह बेहतरीन समझ आ जाएगी। आपने ये वाले रूल ज़हन में बस सिर्फ रखने हैं और फिर देखना है कि आपको कैसे समझ आती है इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और ट्रिक है जो कि यूज़ ऑफ कॉमे का वो दिया गया है। ये आपके 7 ऐसे वर्ड्स हैं, वो जब किसी सेंटेंस में आ जाएंगे तो इनसे पहले आप कॉमा लगाएंगे। यूज कॉमा व्हेन दे आर जॉइंड बाय एनी ऑफ दीज 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएंगी उससे पहले एग्जैक्ट, यानी कि वो आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा आसान तरीका यूज़ ऑफ कॉमे का पंक्चुएशन को करने का, उसमें कॉमा आपका बड़ा एक मेजर एलिमेंट है, मेजर आपका रोल प्ले करता है आपके पंक्चुएशन में। और आपको जो कभी पंक्चुएशन आपके फर्स्ट ईयर में आती है 5 मार्क्स की, वो बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पंक्चुएशन है। और जो थोड़े से यानी कि एक ट्रिक बता दिए, कुछ सर्टन वर्ड्स दे दिए हैं, इससे ज़्यादा आसानी और नहीं हो सकती। आपके 15 आपके लेसन्स हैं आपके फर्स्ट ईयर की बुक के, और पेपर सेटर आपको कहीं से भी ये दे सकता है। और जो बच्चे हाई अचीवर्स हैं उन डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर है कॉलन के बाद। अब इसका रूल क्या है कि जब आपका व्हेन द सेकंड पार्ट स्टार्ट्स विद द प्रॉपर नाउन और इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए फुल सेंटेंस, जब आपका दूसरा पार्ट है उस वो प्रॉपर नाउन से शुरू हो रहा हो या उसकी जो फुल सेंटेंस की बिगिनिंग हो। आपकी एग्जांपल है अहमद वाज शॉक्ड, अब उसके बाद कॉलन है, उसके बाद आपका एक नया फुल सेंटेंस शुरू हो रहा है, ही नेवर एक्सपेक्टेड टू सी हिम अगेन। यानी कि एक अहमद वाज शॉक्ड, अहमद क्या था? वो हैरान शशदर रह गया। ही नेवर एक्सपेक्ट, क्योंकि वो तवक्को नहीं करता था दोबारा उसको देखने की। अब इसमें रूल क्या है? एक तो ये है कि जो ही नेवर एक्सपेक्टेड, ये आपका बिगिनिंग ऑफ ए फुल सेंटेंस है, इसीलिए इससे पहले आपका कॉलन आएगा। दूसरी एग्जांपल क्या है? व्हेन टू सेंटेंसेस आर क्लोजली रिलेटेड, जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े क्या हों कि पहला सेंटेंस दूसरे जो पार्ट है उसके दूसरे पार्ट वाला जो हिस्सा है वो पहले की वजाहत कर रहा हो, यानी कि इंटरकनेक्टेड हो, तब भी कॉलन भी आएगा। और जो दूसरे सेंटेंस का पार्ट है वो फिर कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे कि अहमद डिजर्व दिस डिग्री, अब अहमद था उस डिग्री का हकदार था। हकदार क्यों था? ही गॉट व्हाट ही वर्कड फॉर, उसे वो मिल गया जिसके लिए उसने मेहनत की थी। अब इसमें क्या है? एक तो सेकंड पार्ट है
वो फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड है, रिलेट कर रहा है। और दूसरा क्या है, जो इसका सेकंड पार्ट ही वाला स्केच भी कैपिटल होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये यूज़ ऑफ कॉलन के बारे में मज़ीद रूल्स हैं। यूज़ इट टू पॉइंट टू वर्ड्स, यानी कि जो पहला रूल है वो आपका टू पॉइंट टू वर्ड्स है। किसी ख़ास अल्फाज की तरफ जब इशारा करते हैं तब हम इससे पहले ये इस्तेमाल उससे पहले इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल क्या, देयर इज़ वन मोर थिंग वी नीड, हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है। अब वो चीज़ क्या है, उससे पहले हम कॉलन लगाएंगे और वाटर बोतल है। उसके बाद आई हैव लर्न्ड ऑल द वर्सेस, मैंने तमाम आयात याद कर ली। किसकी याद कर ली? द होली कुरान की, इसीलिए इससे पहले भी आपका कॉलन है। उसके बाद नेक्स्ट है टू क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन द सेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि एक फ़िक्रे के दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है जब वो बोला जाएगा तो उसका थीम समझ नहीं आएगा, लुबिलबाब समझ नहीं आएगा। इट वर्क्स लाइक योर फ्रेज, जब दूसरा पार्ट साथ पढ़ेंगे तब जाके पहले की समझ आएगी। हम दूसरे पार्ट से पहले भी कॉलन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, लाइफ इज़ लाइक ए रेस, ज़िंदगी वो एक दौड़ की मानिंद है। अब इसका क्या मतलब है? वन हैज़ टू वर्क हार्ड, कि बंदे को मेहनत कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जैसा हमारा वो जॉर्कन्स वाला था द रिवार्ड में, लाइफ इज़ लाइक ए रेस, बिल्कुल उसी तरह मेहनत कोशिश है। दूसरा क्या है, द रिजल्ट शो, जो रिजल्ट है वो क्या दिखाते हैं? नताइज। ही इज़ द स्पीकर, यानी कि जब वहाँ पे काउंटिंग हुई, यहाँ पे हैंड रेजिंग हुई स्पीकर की सिलेक्शन के लिए पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में, तो वहाँ पे जो नताइज उन्होंने ज़ाहिर किया कि वो स्पीकर मुंतखब हो गया। आगे आप पे टू इंट्रोड्यूस द सीरियल लिस्ट, यानी कि एक जो सीरियल लिस्ट है उसको भी दिखाने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल आपकी है वो है, व्हेन अ सीरियल लिस्ट कम्स आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज देयर आर थ्री थिंग्स एवरीबॉडी नीड्स। जैसे अब इधर सबसे ऊपर हमारा लिखा है टू पॉइंट टू वर्ड्स, इट वर्क्स लाइक दैट, यानी कि जब क्या है आपका, जैसे हमें क्या चाहिए जी, हर बंदे को फूड चाहिए, वाटर चाहिए एंड हेल्थ केयर चाहिए, और इन तीनों चीज़ों से पहले नीड्स के बाद हमारा कॉलन है। इट वर्क्स लाइक योर पॉइंट टू वर्ड्स। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स। जो वर्ड्स मैंने पीछे बताए थे उनके बारे में जो डिटेल्स हैं, what is meant by furthermore, it gives a piece of information or opinion that adds to or supports the previous one। मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए जो पीछे बात की गई है, जो उसको सपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा जो अल्फाज मैंने पीछे दिए थे उनसे पहले आपने सेमीकोलन लगाना है। पुट ए सेमीकोलन बिफोर द ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन एंड ए कॉमा आफ्टर द ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन, यानी कि जहाँ पे वो अल्फाज आएंगे, और एग्जाम्पल पे मैं मज़ीद आपको समझा दूंगा कि क्या करना है। कह रहे ऑलवेज कंप्लीट इज वर्क ऑन टाइम। फर्दर मोर, अब ये देखने फर्दर मोर से पहले आपका क्या है, सेमी को, उसके बाद आपका कॉमा है। हिज वर्क इज़ एक्सीलेंट, कह रहा है वो हमेशा अपना काम वक्त पर मुकम्मल करता है। मज़ीद बरा उसका काम जो होता है हमेशा से बड़ा शानदार होता है। वी प्लान टू स्टे फॉर अनदर ईयर, हाउएवर अहमद इज़ लिविंग। अस्सलाम वालेकुम, इट्स अली खान वाजिद, लर्न विद जेमिनी। सबसे मुश्किल चीज़ को इंशाल्लाह आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और ये आपकी पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन का मतलब क्या है? अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो पंक्चुएशन का मतलब है इट इज़ मेंट टू बी हाउ वी कम्युनिकेट, कि हम बात किस तरह करते हैं। अब उस बात करने में मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि आप कैसे हैं, तो ये ज़ाहिर सी बात है कैसे का जो लफ्ज़ ये हमें बताता है कि मैं सवाल कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, अब जो कितनी बड़ी बिल्डिंग में जो मेरा अंदाज है बात करने का, पूछने का, वो हैरानियाँ है। तो इसका लुब्बे लुबाब क्या हुआ कि हमारा जो बातचीत करने का अंदाज़ है वो अंदाज़ ही हमें बताता है कि मेरी उस बात में क्या कुछ सवाल है, क्या कोई हैरानगी है, क्या मैंने एक बात में कोई और बातें भी शामिल की हैं। तो इसको आसान तरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें कुछ रूल्स हैं। आपको पता है कि आपकी पंक्चुएशन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो आपका कॉमे का इस्तेमाल, और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो कॉमा है COMM में,
ये अक्सर बच्चों को COMA में ले जाते हैं, इनके सख्ते में ले जाता है। लेकिन होप सो इंशाल्लाह कि आज जिस तरह आसान तरीन तरीके से आपको समझाऊंगा ये आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। अब इसकी जो फॉर्म, अब लास्ट में डियर स्टूडेंट्स आपको याद हो जाए कि मैंने पहले भी यानी कि ये बताया था, जब आपकी सॉल्यूटेशन होती हैं वहाँ पे और कुछ मखसूस जो मैंने बताए थे टू होम इट में कंसर्न वाले अल्फाज के लास्ट में भी हम कोटेशन का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स होप सो कि ये आपका जो मैंने सर्टन वर्ड्स के साथ और द मोस्ट ईजीएस्ट वे में आपको चीज़ों को ट्रिकी वे से समझाया है। अब मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि पंक्चुएशन वाला जो क्वेश्चन है या जब कभी भी पैरा आपको आएगा अनपंक्चुएटेड, आपने उसको पंक्चुएट करना होगा, इसमें से आपकी मिस्टेक नहीं होगी। और जो आपके पेपर में फ़र्स्ट ईयर में जो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आते हैं अनपंक्चुएटेड, वो ज़्यादा यूज़ ऑफ कॉमास के होते हैं या यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमास के होते हैं। कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास में बहुत डिटेल में मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत सारी इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने कोट की हैं। होप्स हो कि इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एक किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से किसी लेक्चर के साथ दोबारा आपका इंग्लिश टीचर अली खान वाजिद लर्न विद जमनाए आपके यहाँ पेश होगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।